नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में। कुमाऊं इलाके का सबसे बड़ा ये शहर है, लेकिन आज ये शहर एक खबर को लेकर चर्चा में है। दरअसल यहाँ पर फूलपुरा एक इलाका है जहाँ पर 50,000 के करीब आबादी रहती है और उस आबादी को अब ये डर सता रहा है कहीं उनका आशियाना उनसे ना छिन जाए। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले कुछ दिन पहले ये आदेश जारी किया कि जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए क्योंकि ये जमीन रेलवे की है। तो उसके बाद प्रशासन यहाँ पर तैयारियां शुरू की, लेकिन उसके बाद यहाँ के तमाम निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब इन सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीद है। साथ ही साथ आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज बागपत से शामली पहुंच गई। इस यात्रा में आरएलडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां से यात्रा गुजरी वहां पर इस यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। इन तमाम बातों का मैं आज करूंगा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से आगे शामली पहुंच गई, लेकिन इस यात्रा का जिस तरह से पूरे रास्ते में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उससे कई कयास लगाए जाने लगे हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या 2024 में जयंत चौधरी और उनकी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ आ सकती है। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। बागपत से शामली तक राहुल की खामोश ललकार। जाटलैंड की जमीन पर कांग्रेस की यात्रागिरी। राहुल जी कन्याकुमारी में थे तब भी पसीना आ रहा था और मुझे लग रहा है जिस दिन कश्मीर में पहुंचेंगे उस दिन भी दिल्ली वालों को तो पसीना आता ही रहेगा। गन्ना बेल्ट में किसानों को राहुल का संघर्ष संदेश। 2024 की तैयारी का सबसे बड़ा पावर ट्रेलर। हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अगली चुनावी टक्कर से पहले कांग्रेस का मेकओवर प्लान। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज। चप्पे चप्पे पर भाजपा को खुली चुनौती। इसको सियासत से, राजनीति से मत जोड़िए। ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये जो है ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, सर्व समाज के हित में, व्यापारियों के हित में है, हमारे किसानों के हित में है। कोई शामिल हो जाए उनकी यात्रा में। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से, देश से साफ है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी, एक परिवार की पार्टी है और केवल अपनों को लाभान्वित करने के लिए है। वो कुर्सी की भूख के कारण उनको परेशान होकर के दौड़ना पड़ रहा है। राहुल का रणनीतिक संग्राम अगली लड़ाई के नाम। सबकी एक ही मंशा है, सबका एक ही लक्ष्य है कि इस देश के अंदर से नफरत की आंधी छटे। वो धीरे धीरे छटेगी, सब जुड़ेंगे। तो ये आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने सबको चिट्ठी लिखी, लेकिन सबने इनको शुभकामनाएं तो दी, लेकिन इनके साथ कोई सड़क पे आने को तैयार नहीं। जयंत के साथ कांग्रेस की नई तपस्या। स्वागत करेंगे और होना भी चाहिए। हमारे जिले में एक अतिथि आ रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा पे आ रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि उनका स्वागत करें। राहुल के यात्रा मार्ग पर जयंत के सिपाही।
अखिलेश मायावती को राहुल चौंकाने वाले हैं। बात तो चुभेगी। तो पश्चिमी यूपी से इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और कांग्रेस का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की सियासी फिजा को यह यात्रा बदल देगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस काफी उत्साह में दिख रही है और प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को कर्म साधक तक कह डाला है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बागपत के मवी कलां से शामली के एलम तक के सफर में राहुल गांधी निवादा, सरूर नगर और बड़ौद से होकर गुजरे और हर जगह यात्रा के काफिले के साथ लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस कह रही है कि वो देश को जोड़ने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पार्टी के नेताओं को ये कबूलने में कोई हिचक नहीं कि उनका बड़ा मकसद 24 तक सड़कों के सैलाब को इसी तरह थाम कर रखने का है। तैयार तो देखिए, राजनीति में हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो अलग धारा है और ये अलग धारा है। ये धारा देश को जोड़ने की है, वो धारा चुनाव लड़ने की है। उस पर अलग से काम हो रहा है, वो काम चलेगा। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज हो जाए। कांग्रेस के दिग्गजों का दावा है कि जिस तरह यूपी की जमीन पर आम लोग कांग्रेस के साथ भाईचारे की लहर को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के समर्थन का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा और मामला यूपी तक ही सिमट कर नहीं रहेगा। देश भर में भी कांग्रेस मजबूत होगी। सारे धर्म, सारे मजहब, सारी जात और हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर सेक्टर के लोग राहुल जी के साथ आ रहे हैं, उनके साथ वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं उन्हें देखने के लिए। मैं इस यात्रा में कन्याकुमारी से लगातार चल रहा हूं। कई जगहों पे मैंने ऐसा मंजर भी देखा है कि 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। तो ये अपने आप में गांधी जी की यात्रा के बाद बहुत ऐतिहासिक यात्रा है और आज़ाद भारत में मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा व्यापक असर वाली कोई भी यात्रा आज तक नहीं हुई है और शायद आने वाली सदियों में भी नहीं हो। आज सबकी नजरें प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी थी। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका को यात्रा के दूसरे दिन भी राहुल के साथ रहना था, लेकिन मां सोनिया गांधी के दिल्ली के एक अस्पताल में मेडिकल चेकअप की वजह से प्रियंका यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दूसरे दिन शामिल नहीं हो पाई। राहुल की यूपी से गुजर रही इस यात्रा पर भाजपा के नेता तीखा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल की तारीफ कर सबको चौंका दिया। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा। इससे पहले अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी राहुल की तारीफ करते हुए उन्हें देश को जोड़ने की इस मुहिम में कामयाब होने की शुभकामनाएं दी थीं। लेकिन जब संघ परिवार से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने भी राहुल की तारीफ कर दी तो कांग्रेस भी चौंक गई। अब जरा यूपी कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। इसमें 4 लोगों की तस्वीर लगाई गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। इसमें एक नाम चंपत राय का भी है। इस ट्वीट के साथ टैग किए गए पोस्टर पर लिखा है, जननायक से सबको आशा, सभी बोल रहे प्रेम की भाषा। इस पोस्ट पर अखिलेश यादव और मायावती के साथ ही आचार्य सत्येंद्र दास और चंपत राय की तस्वीर भी लगाई गई है। हालांकि एक दूसरे ट्वीट में यूपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि इस देश में नफरत बोने वाले लोग भी अब प्रेम की भाषा का महत्व समझने लगे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा का पवित्र उद्देश्य अब अपनी सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। भले ही कांग्रेस अपनी इस यात्रा को सार्थकता की ओर बढ़ने की बात कह रही हो, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह नाकाम बताया है। गठबंधन वो सक्सेस होता है जो नीचे होता है, बूथों के ऊपर होता है। बूथ पर रहने वाली तमाम सारी जातियों ने आपस में गठबंधन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री अपने ही बीच से निकले एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती थी, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी को नहीं। तो इसीलिए उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपस में गठबंधन किया, जो आज तक जारी है। साफ है कि कांग्रेस यूपी में अपने पैर मजबूत करने के लिए इस यात्रा में पूरी ताकत लगा रही है, जबकि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को भाव देने तक को तैयार नहीं। एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 से पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कई तरह के संकेत देने की कोशिश कर रही है। आज जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत से शामली की तरफ बढ़ी, तो इस यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने और कई राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए, और जिस तरह से इस पूरी यात्रा का समर्थन किया, उससे साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि 24 में राहुल गांधी और जयंत चौधरी के बीच में सियासी साझेदारी हो सकती है, और इस साझेदारी के संकेत मिलना भी शुरू हो गए। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यह कहा गया कि वो इस यात्रा का स्वागत, अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता की बात है। जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताया तो पश्चिमी यूपी की सियासत में नया रंग उभर आया। दूसरे दिन जैसे ही राहुल ने बागपत के मवी कलां से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया, रालोद के कई नेता और कार्यकर्ता राहुल का स्वागत करने के लिए पहुंचने लगे। जुबान पर राहुल की तारीफ थी, निशाने पर 24 का चुनाव था। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया तो कई नेताओं ने दी। अखिलेश से लेकर मायावती तक ने उनकी यात्रा को लेकर शुभकामनाएं और बधाई दी। लेकिन जयंत चौधरी ने जिस तरह इस पर रिएक्ट किया, वो सियासत में नए समीकरण का भविष्य दिखा रहा है। राहुल के स्वागत के लिए सिर्फ रालोद के कार्यकर्ता ही नहीं, रालोद के विधायक भी बेचैन। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा पे आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि उनका स्वागत करें। ढोल नगाड़े और मालाओं से हम उनका स्वागत करेंगे। ऊपर से चौधरी साहब का संदेश हो गया है तो हमारे लिए और खुशी की बात है। और जो भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, हमें तो अच्छा लगेगा। जयंत चौधरी का ट्वीट कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए इशारा है, फिर चाहे वो रालोद के हों या फिर कांग्रेस के। यही वजह है कि एक तरफ राहुल को तेजस्वी बताया गया तो दूसरी तरफ से सियासी सलामी ठोकी गई। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं, ये इसको सियासत से, राजनीति से मत जोड़िए। ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये जो है ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, सर्व समाज के हित में, व्यापारियों के हित में है, हमारे किसानों के हित में है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। ये यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है। इसका कहीं भी दूर दूर तक इलेक्शन से, वोट से कोई लेना देना नहीं है। राहुल की इस यात्रा का नाम भले ही भारत जोड़ो हो, लेकिन सियासी तौर पर राहुल की पूरी कोशिश विपक्ष को जोड़ने की है, और यूपी में वो कुछ हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अखिलेश, जयंत और मायावती राहुल को लेकर नरम दिखाई दिए, तो दूसरे दलों के कई नेता व्यक्तिगत रूप से राहुल के साथ खड़े हो गए हैं। अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का ट्वीट सियासत की सुर्खियां बना हुआ है। बसपा सांसद का मानना है कि राहुल की इस यात्रा से बदलाव होगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी में है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आया बयान भी
काफी अहम हो जाता है। तो हमारा यात्रा में हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो किसान संगठन में भी लोग रहते हैं, वे यात्रा में जाएंगे। और जिस रास्ते से यात्रा निकलती है उस रास्ते पे तो लोग अपने आप ही आ जा यात्रा को देखने आते हैं, पैदल चलते हैं लोगों को देखते हैं, सब लोग आ जाते हैं उसमें। तो उसमें क्या बीजेपी वाले नहीं देख रहे उस यात्रा को, वे भी देख रहे। जो विरोध में नहीं होता वो कहीं ना कहीं साथ खड़ा होता है, लेकिन ये सियासत है जहां जुबान और दिल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। राहुल के समर्थन में अयोध्या से आ रहे बयान भी काफी चर्चा में है। पहले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी और अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राहुल की तारीफ कर दी है। तो क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा। राहुल की यात्रा पर आने वाले एक एक बयान काफी है। कोई इसे 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा है। अब राहुल की यात्रा यूपी में सिर्फ एक दिन और रहेगी और नजरें इस बात पर है कि लास्ट डे राहुल कैसा शो करते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो 31 मार्च तक राज्य सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण की कमेटी बनाई है उस कमेटी को कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सौंप दे। राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। यूपी की सियासत में अब तक जिस ओबीसी आरक्षण पर हाय तौबा मची थी उसे सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिल गई है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जल्द निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा इसे समझिए। पहली बात, बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। दूसरी बात, जनवरी में निकाय चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं होगी। तीसरी बात, ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। चौथी बात, ओबीसी आरक्षण पर सरकार अपनी कोशिशों की तारीफ करेगी। निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 31 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव करवाए। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ओबीसी कमीशन का निर्माण किया था कि किस तरीके से आगे डिलिमिटेशन हो, किस तरीके से आगे निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने रखा था। उस कमेटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कमेटी 3 महीने में ही अपनी रिपोर्ट दे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के लिए सब कुछ अच्छा ही रहा। सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 मिनट तक संक्षिप्त सुनवाई हुई। सबसे पहले यूपी सरकार की तरफ से परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो सरकार को चुभने वाली थी। कोर्ट ने कहा 3 महीने का समय ज्यादा है। हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है। राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि किस तरह ओबीसी आरक्षण दिया जाना है। निकाय चुनाव को लेकर के जो फैसला आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उस फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सोच को एक बार फिर झटका लगा है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने की मंशा रख रही थी, उस मंशा को एक करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह और फैसला अपनी जगह। समाजवादी पार्टी कोर्ट की टिप्पणी के सहारे सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार फैसले में अपनी जीत देख रही है। सीएम योगी ने ट्वीट किया,
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय चुनाव कराने के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। उधर दूसरी तरफ इस मामले में सियासत फिर से गर्म है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया, नगर निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूँ। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको करारा जवाब है। जो अपने मनोज पांडे वहाँ के इनके विधायक हैं रायबरेली के, तो उन्होंने ही उनके परिवार से ही ये रिट दायर की गई और जो रिट इसके खिलाफ जो दायर की गई उसमें हाईकोर्ट का जो फैसला आया तो इनके ही कारण से आया। तो इनकी ही पार्टी उसमें लगाती है, इनकी पार्टी आरक्षण का विरोध करती है और उसके बाद में जो हाईकोर्ट फैसला दे देता है तो यही चिल्लाने लगते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का कोर्ट वाला चैप्टर लगभग बंद हो चुका है, लेकिन सियासत का चैप्टर इतनी जल्दी बंद नहीं हो पाएगा। सपा और भाजपा में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तकरार दिख रही है वो आगे भी जारी रहेगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महाराजगंज की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आज 13 दिन बाद कानपुर लाया गया, जहां 3 मामलों में उनकी पेशी हुई, जिनमें से गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को 1 महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब इरफान सोलंकी न्यायालय परिसर में थे उस वक्त वहां पर हंगामा भी हुआ। दरअसल एक पुलिसकर्मी से इरफान सोलंकी की कहासुनी हुई, जिस पर इरफान सोलंकी भड़क गए और वहां पर कुछ देर तक हंगामा होता रहा। कानपुर की अदालत में पेशी के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी जैसे ही बाहर निकले, उनकी परेशानी चेहरे से साफ झलक रही थी। परिवार और समर्थकों को सामने देख इरफान हाथ दिखाते हुए मुस्कुरा जरूर रहे थे, लेकिन ये भी इशारा कर रहे थे कि वो कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। इरफान का ये दर्द उनकी जुबान पर भी आ गया। निशाने पर सरकार थी और नाइंसाफी के आरोप थे। लड़ाई कहां तक जाएगी? इनकी है और पेपर भी इनका है जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? आपके साथ ज्यादती हो रही है? इरफान मीडिया से बात कर रहे थे, तभी एक दारोगा ने उनकी गर्दन पकड़कर खींचने की कोशिश की। इस पर सपा विधायक नाराज हो गए और चिल्लाने लगे। हालांकि पुलिस फिर भी नरम नहीं हुई। इरफान सोलंकी को धक्का देते हुए जीप तक लेकर गए। कुछ नहीं, जो भी मुकदमे लगाए हैं पुलिस ने उसके तहत रिमांड लिया गया है। न्यायपालिका देखेगी, अपना काम करेगी, जो सही है वो देखा जाएगा। आगे की क्या आगे बेल डाली जाएगी। इरफान सोलंकी महिला का प्लॉट कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद है। उन पर अलग अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बार कानपुर कोर्ट में 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई। गैंगस्टर मामले में इरफान को जेल भेज दिया गया है। अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख मिली है। इरफान को रंगदारी के दूसरे मामले में कानपुर की अदालत में पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आज कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था और सीएमएम कोर्ट में पेश करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया और गैंगस्टर कोर्ट में पेश करने के बाद अब उनको नीचे लाया जा रहा है और यहाँ से अब उनको महाराजगंज जेल ले जाया जाएगा। इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा घेरे में यहाँ लाया गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मीडिया का तमाम जमावड़ा है, सुरक्षा के भी काफ़ी प्रबंध किए गए हैं और 3 कोर्टों में पेश करने के बाद अब इरफान सोलंकी को जिस गाड़ी से लाया गया था उस गाड़ी में बैठाया जा रहा है। हालांकि इरफान सोलंकी को 13 दिन बाद कानपुर लाया गया था। इरफान इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। जब से इरफान महिला का प्लॉट कब्जा करने के आरोप में घिरे हैं, तब से उन पर 6 और मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उधर सपा के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इरफान सोलंकी को विपक्ष का नेता होने के चलते फंसाया जा रहा है। इरफान सोलंकी विधायक के मामले में
आज जो उन्होंने कहा है कि अदालत पे भरोसा है और कागज़ भी तुम्हारा और कलम भी तुम्हारी, तो इस बात को हम लोग पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई करी जा रही है वो लगातार उत्पीड़न के दृष्टिकोण से करी जा रही है। प्रशासनिक आधार पर जेल ट्रांसफ़र किया जाना, रातों में इस जेल तो उस जेल लेके जाना, लगातार थकाने की और जिल्लत देने की कार्रवाई हो रही है। विधायक को जो उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए बतौर विधायक, वो भी नहीं दी जा रही हैं। इरफान सोलंकी पर कानूनी एक्शन तेज है और सियासत की दखलंदाजी भी इरफान को नहीं बचा पा रही, क्योंकि अखिलेश ने पहले जेल पहुंचकर इरफान से मुलाकात की थी और फिर सपा के नेताओं ने 24 घंटे का सत्याग्रह किया, लेकिन इरफान की मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक कानपुर पुलिस के पास 52 शिकायतें पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इरफान पर नया मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल हल्द्वानी में 78 एकड़ जमीन पर, जो कि कहा जा रहा है कि रेलवे की है, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन यहां पर लगभग 50,000 के करीब लोग रहते हैं, ये कहा जा रहा है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन यहाँ के तमाम बाशिंदे जो इस 78 एकड़ जमीन पर रहते हैं, उनका सिर्फ एक सवाल है। वो सवाल उन हुक्मरानों से पूछ रहे हैं जिन्होंने उनसे वोट लिए। वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हमें वोटर आईडी कार्ड बनाया, आपने हमें बिजली दी, पानी दी, सड़क दिया, स्कूल दिया, अस्पताल दिया, वो इसी जमीन पर दिया जिसे अब आप अवैध करार दे रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं रोका? और इस सवाल का जवाब यहाँ की तमाम जनता उन तमाम सियासतदानों से चाहती है। हल्द्वानी की गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में मौजूद हर एक चेहरे की अपनी कहानी है। कड़ाके की सर्दी में घर टूटने की परेशानी है और विरोध प्रदर्शनों में बीतती हजारों युवाओं की जवानी है। बचपन से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो अब ये जाकर ये सब क्यों हो रहा है? हमारी जगह है, ये हमें छोड़ दें, हमें रहने दें यहाँ पर। हमारा जैसा भी घर है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें दूसरा घर दें। हमारा जैसा भी टूटा फूटा जो भी है वो हमें दे दें। आप यहीं पैदा हुई, आपकी पैदाइश यहीं है? जी यहीं। आपके कौन लोग यहाँ रहते हैं? मम्मी पापा दादी दादा सब यहीं हैं। आप बताइए। मेरा नाम लुबना सिद्दीकी है, हम लोग भी यहीं पे हैं। मेरी तो बचपना भी यहीं है, शादी भी यहीं हुई है, मैं का ससुराल सब यहीं है। अभी बताइए, अब रेलवे ही कह रहा है कि उसे क्या कहते हैं, ये हमारी जगह है, अवैध निर्माण हुआ है यहाँ पे। जब निर्माण कार्य हुआ था तो रेलवे उस टाइम कहाँ था? हर हाथ में खुद को सच साबित करने वाला दस्तावेज है। किसी के पास बिजली बिल, किसी के पास वोटर कार्ड, तो किसी के पास कोई ऐसा कागज जो चीख चीख कर पूछता है, हम अतिक्रमणकारी कैसे हुए? हम कम से कम हम हो गए कोई 100 साल यहाँ पे, 80 साल 100 कितनी साल की उम्र है? मेरी 80 साल की उम्र है। मेरे बच्चे मैं सब यहीं भी आके आई हूँ। अच्छा, हाँ, अभी शादी है कि खाली करना है? हाँ, ये सब सरकार कहती है कि हमारा है ये। अच्छा, क्या है अभी यहाँ प्रॉब्लम? क्या आपको क्या सुनने को मिल रहा है यहाँ? ये सुनने के मिल रही है कि सरकार कह रही है रेलवे वाला कि मेरी जमीन है हटाओ। तो सरकार 100 साल 70 साल पहले कहाँ थी? जब एक खंडर थी तब कहाँ थी? आज जब गूं के गाड़ी फीकी जा रही थी तब कहाँ थे? जब हमने झोपड़ी बनाए, झोपड़ी से हमने लिंटर डाले, जब कहाँ थी? लेकिन कानून भावनाओं से ऊपर होता है, इतिहास में की गई गलतियों को मानने से परे होता है। हल्द्वानी में 50,000 से ज्यादा की आबादी की अपनी कथा है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत की अपनी व्यथा। रेलवे की जिस 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि ओवैसी हो या अखिलेश, हर किसी को दर्द का दायरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने हल्द्वानी जाकर हालात का जायजा लिया। इस डेलीगेशन में सपा सांसद एसटी हसन भी थे। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की जमीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन सा उनके पास ऐसे कागज है जो उन्होंने दिए हो, जो ये बताए 150 साल पहले रेलवे के पास कहाँ से आई ये जमीन?
मुस्लिमों की इस बस्ती से देश भर की सियासत परवान चढ़ रही है। मायावती ने ट्वीट किया, हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए। बीएसपी की ये मांग। सड़क के किनारे बसे हुए लोगों को इस समय उजाड़ना, उनका घर तोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट इट इज डिवाइड ऑफ सेंसिटिविटी। ये तो वेलफेयर स्टेट है ना, या राम राज्य में ऐसा ही होता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि गरीबों को घर दे रहे हैं, जो कि दे नहीं पा रहे हैं। मायावती और अखिलेश से पहले ओवैसी ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था। रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से मामले में दखल देने की मांग की जा रही है। इस बस्ती में स्कूल भी हैं, अस्पताल भी, मंदिर भी हैं और मस्जिद भी। यानी बुलडोजर चलेगा तो सब टूट जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से कल डेट है और हमें कल जरूर रिलीफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 4365 घरों के उजाड़ने की बात है। हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल हैं, मंदिर हैं, सरकारी अस्पताल है, धर्मशाला है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर उन तमाम पहलुओं को। आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं कल सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा, अभी तो यात्रा में हूँ। हल्द्वानी के हजारों मकान टूटने की कगार पर खड़े हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन सियासत इसे बहुत गंभीर मान रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास रखा, मानवता की याद दिलाई। उसका एक कानूनी पक्ष भी है, मगर उसका एक मानवीय पक्ष भी है। कानूनी पक्ष, हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सब लोगों की घर, छत और उनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के पक्ष में आ जाए। जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करेगी। करीब 5000 घरों को उजाड़ने का मामला गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट से तय होगा गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में अवैध तरीके से बसे लोगों का भविष्य क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां पर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को न्योता देंगे। कल सीएम योगी मुंबई के ताज होटल में देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश के फायदे गिनाएंगे। साथ ही साथ शाम को योगी आदित्यनाथ मिलेंगे फिल्म उद्योग के बड़े दिग्गजों से और उनको भी आमंत्रित करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में आएं और निवेश करें। The blessed land of Ram, the modern land of expressways. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पहले विदेशों में बड़ी कंपनियों और निवेशकों को न्योता दिया गया और अब बात देश की है। सीएम योगी इसके लिए मुंबई में हैं, जहां वे गुरुवार को सबसे पहले देश के दिग्गज बैंकरों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम योगी देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई के ताज होटल में होने वाले इस रोड शो में सीएम योगी के साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहेंगे। इसमें तमाम दिग्गज उद्योगपतियों को यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश के फायदे गिनाए जाएंगे। देश के औद्योगिक राजधानी मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर स्वदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के फायदे भी गिनाने पहुंचे हैं और यूपी में उनकी सरकार का $1 ट्रिलियन का रोड मैप क्या होगा ये भी बताने आए हैं। सीएम योगी देश की जिन दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उसकी लिस्ट देखकर इस बैठक की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पिरामल इंटरप्राइजेज, पार्ले एग्रो, JSW ग्रुप, अडानी समूह और स्टार एंड डिज्नी के साथ ही दूसरे करीब 15 औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे।
इनमें मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, जीनल मेहता, अजय पीरामल समेत कई दिग्गज उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम योगी के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वे अलग अलग उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। ये मुलाकात बिजनेस टू गवर्नमेंट के आधार पर होगी। कुल 17 B2G मीटिंग्स के कार्यक्रम तय हैं। और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। मुंबई देश की औद्योगिक राजधानी है और यूपी इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे अगुआ राज्य है। इसलिए निवेशकों को ये समझाना, बताना बेहद जरूरी है कि यूपी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों के बीच हैं, उन्हें ये बताने, भरोसा देने, समझाने कि यूपी में निवेश करोगे तो फायदे में रहोगे। दिसंबर में 16 देशों के 21 शहरों में योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने रोड शो किया था। इसमें कुल 8 प्रतिनिधि मंडलों के जरिए 7,12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। अब देश भर में ऐसा ही रोड शो होने वाला है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है। उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात के बाद सीएम योगी फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। माया नगरी मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड के बड़े फिल्मकारों से एक बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। जिस तरीके से फिल्मी कलाकार यूपी आ रहे हैं, हिंदी फिल्में वहां बन रही हैं, वहां काम हो रहा है, मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं, फिल्म बंधु लगातार प्रयासरत है, उसको लेकर प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म का निर्माण यूपी में हो। अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। हमारी पहले से तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निवेश के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर आ रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी मुंबई जा रहे हैं और हम सभी मंत्री लोग विभिन्न राज्यों में जाकर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से बात करेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को एक ऐसा स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल होगा। The land that has always remained India's cultural and spiritual capital. फिल्म जगत के दिग्गजों से मुलाकात के दौरान मेहमानों को फिल्म बंधु और फिल्म सिटी पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें इस प्रोजेक्ट के विषय की हर जानकारी होगी। इस दौरान सीएम योगी इन प्रतिनिधियों से फिल्म सिटी के प्रमोशन और निवेश पर भी चर्चा करेंगे। पर कार्य हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ मुंबई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। गांवों की कनेक्टिविटी को जनपदों। और अब बात भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा पॉलिटिक्स की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल भाजपा सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा है, जिस प्रस्ताव के जरिए जो बुनकर समाज है उन बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाएगी। और यह माना जाता है कि बुनकरों में पसमानदा मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है। ऐसे में ये पुरानी मांग उनकी रही है कि उनको बिजली बिल में रियायत दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ग के लिए ये एक बड़ा तोहफा होगा। बनारस की साड़ी की पहचान देश ही नहीं दुनिया भर में है, लेकिन इस साड़ी को बनाने वाले बुनकर इन दिनों बिजली बिल की मार झेल रहे हैं। सीएम योगी ने बुनकरों की समस्या पर मीटिंग की और बिजली बिल में सब्सिडी के निर्देश दिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया तो बहुत बढ़िया है। अब ये मुख्यमंत्री कर दे तब ना, इसके पहले भी 3 साल पहले हम लोग ये कई दिन की बंदी की थी, खाली इसी को लेके, बच्ची को लेके, सब्सिडी के लेके उन्होंने ख़त्म कर दिया था यहाँ से। तो हम लोगों ने कई दिन की इसको लूम बंद करके
धरने पर बैठ गए थे। यहाँ तक कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 3 तारीख का दिन हो गया। अब उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कहें तो उम्मीद तो हम लोग रखेंगे। सरकार के सामने सवाल सिर्फ बिजली के बढ़े हुए दाम के ही नहीं है, सवाल तो बिजली चोरी का भी है। ये भी एक बड़ी वजह है कि सरकार ने बिजली बिल में सब्सिडी की बात कही है। प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में बुनकर पावर लूम से जुड़े हुए हैं। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। सीएम ने कहा है कि बिजली चोरी को रोकते हुए बिल में जरूरी सब्सिडी दी जाए। अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, बुनकर को फ्लैट रेट पे हम लोग सब्सिडी वाली बिजली देने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रेजेंटेशन हुआ है। 5 किलोवाट के जितने कनेक्शन होंगे उनको हम लोग फ्लैट रेट पर बिजली देंगे, ताकि बुनकरों की जो हमारी कारीगरी है उनको भी हम बचाए रखें। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, अंबेडकर नगर से लेकर मऊ तक और गोरखपुर से मेरठ तक बुनकरों की बड़ी तादाद है और इन्हीं बुनकरों का दिल जीतने की कोशिश हर सरकार करती रही है। मुलायम सरकार में बिजली बिल 65 रुपए प्रति पावर लूम हुई थी, जबकि इस वक्त बुनकर कम से कम 1700 रुपए का बिजली बिल चुका रहे हैं। तभी सपा के नेता सरकार पर हमलावर थे। ये कब तक कहते रहेंगे मुख्यमंत्री जी? कभी बैठक होगी, उनके विधायक लोग जो बुनकर को लेकर के बैठक करेंगे प्रमुख सचिव के साथ, और ये कहा जाएगा कि नहीं, इनको अभी बिजली विभाग बताएगा, फिर उसके बाद जो है इनसे वसूली की जाएगी। हथकरघा विभाग ये कहेगा और उसके बाद बिजली विभाग कहेगा कि नहीं, बकाया का वसूली करिए। आपको पता है 7-7 लाख रुपया एक लोगों के यहाँ कम से कम बता रहे हैं कि बकाया है। पावर लूम पर बैठा बुनकर उम्मीद के धागे से अपना भविष्य सजा रहा है। लखनऊ से इन बुनकरों के लिए अच्छे दिनों की बातें तो होती हैं, लेकिन आज भी कई बुनकर बदहाली की मार झेल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मायावती की मुस्लिम पॉलिटिक्स की। दरअसल पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार अब बसपा में शामिल होने वाला है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही बसपा का दामन थाम लेंगी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। अब सबको इंतजार 5 तारीख का है, जब अतीक का परिवार बसपा में शामिल हो जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा की तरफ से प्रयागराज से मेयर पद की प्रत्याशी भी हो सकती हैं। बाहुबली अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी से नाता तोड़कर बसपा में शामिल होने वाला है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन न सिर्फ बसपा से जुड़ेंगी, बल्कि चर्चा है कि उन्हें प्रयागराज सीट से मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाएगा। अतीक के परिवार को शामिल करवाने के लिए बसपा ने प्रयागराज के सरदार पटेल सेवा संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी कर ली है। इस कार्यक्रम को वैसे तो मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन असली मकसद बाहुबली अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल कराने का है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के परिवार के सियासी भविष्य को लेकर चलाई गई एबीपी गंगा चैनल की खबर पर मुहर लगने जा रही है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने 1 महीने पहले ही ये खबर ब्रेक की थी कि बाहुबली अतीक अहमद का परिवार अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। और अब वो वक्त आ गया है जब अतीक अहमद का परिवार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। कल यानी 5 जनवरी को प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा। मायावती की पूरी कोशिश 24 के चुनाव से पहले दलित और मुस्लिम गठजोड़ को दोबारा जिंदा करने की है। इसकी शुरुआत उन्होंने तभी कर दी थी जब आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली ने बेहतर प्रदर्शन कर मायावती के लिटमस टेस्ट को हरी झंडी दी। कुछ दिन पहले इमरान मसूद ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। मायावती ने इमरान मसूद की पत्नी को सहारनपुर से मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है और अब पूर्वांचल की प्रयागराज सीट पर अतीक के सहारे अपने समीकरण को फिट करने की कोशिश है।
एक मुस्लिम महिला को मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती और उनकी पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। यूपी में दलित और मुस्लिम गठजोड़ का एक प्रयोग करने जा रही हैं और अगर नगर निकाय चुनाव में ये प्रयोग कामयाब हुआ तो इसे लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पहले सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद की पत्नी को भी मेयर का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी मायावती की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव को अच्छे नंबरों से पास करने की है और ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब वो अपने मुस्लिम प्लान को सफल बना पाएंगे। इसके लिए प्रयागराज में अतीक के नाम का सहारा लिया जा रहा है। अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक रह चुका है। 2004 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीता। इस वक्त अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2021 के सितंबर में वो असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM में शामिल हुई थी। जेल में बंद पति अतीक अहमद की तरफ से भी उन्होंने सदस्यता ली थी, लेकिन अब अतीक और शाइस्ता ने नई राह पकड़ ली है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की में मेयर की सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। इसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार और कोऑर्डिनेटर राजू गौतम व अमरेंद्र गौतम की मौजूदगी में अतीक अहमद के परिवार को BSP की सदस्यता दिलाई जाएगी। अतीक का इतिहास और वर्तमान भले दागी हो, लेकिन सियासत में दागी होना बड़ा गुनाह नहीं माना जाता। यही वजह है कि मायावती को अतीक के परिवार से बैर नहीं, क्योंकि चुनौती पार्टी की साख बचाने की है। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर आजकल लोग खतरे में हैं। दरअसल अचानक जोशीमठ में सड़क पर और मकानों में दरारें आना शुरू हो गई। कई जगह से पानी टपक रहा है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये पूरा इलाका कहीं धंस ना जाए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन वहां पर क्या कर रहा है और लोगों तक किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है और लोग किस तरह से डर के साए में जी रहे हैं, देखिए जोशीमठ से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में इन दिनों अजीब सा डर है। किसी के घर में दरार है तो कहीं सड़क के बीचों बीच धरती फट रही है। कहीं कहीं तो पुश्तों से अचानक पानी का फव्वारा फूट जा रहा है और ये एक एक घटना लोगों के भीतर बेचैनी पैदा कर रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहां जाए। क्या घर और सड़क पर दरारों का आना किसी बड़े विनाश का अलर्ट तो नहीं? खौफ ऐसा जो रात को चैन से सोने तक नहीं दे रहा, क्योंकि जान का खतरा हर सेकंड सता रहा है। क्षेत्र हमारा लगा था बहुत अच्छे पेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से JJB का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो JJB का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं है, न इस तरह का पानी यहाँ पर। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कहीं कहीं तो लोग पूरी रात अलाव के सहारे सड़क पर बिता दे रहे हैं। मारवाड़ी इलाके के JP4 कैंप में जमीन के नीचे से निकलता मटमैला पानी लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है, क्योंकि मटमैला तो छोड़िए, यहाँ कभी पानी ही नहीं आता था। इस प्रकार से हमारे ऑफिस के ही से सामने ये नाला निकला हुआ है, वो जो कल 11 और 12 बजे के बीच में है। यहाँ पे विस्फोटक के रूप में बाहर निकला। हमारा ऑफिस ठीक उसी के ऊपर से है, जो कि जयप्रकाश कंपनी के अधीनस्थ उनके द्वारा ही हमें पोस्ट ऑफिस के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। हर रोज लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जोशीमठ शहर जमींदोज होने वाला है। एक तरफ आपदा का भयानक डर, तो दूसरी तरफ प्रशासन की सुस्ती ने लोगों का पारा चढ़ा दिया है। हालांकि सरकार कहती है जोशीमठ पर पूरी नजर है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे
रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां दरारें पड़ी हैं। 80 से ज्यादा किराएदार मकान छोड़कर जा चुके हैं। 25 लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। 16 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जोशीमठ में ये क्या हो रहा है। प्रशासन की सुस्ती देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध में जुलूस निकाला गया। घरों को बचाने की गुहार लगाई गई। सवाल तो ये है कि पिछले 4 महीने से ये दरारें बड़ी हो रही हैं और प्रशासन अब तक क्या कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत और देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हल्द्वानी से बात तो चुभेगी कि आज के स्पेशल एडिशन में आज जितना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।